फिर जो तीसरा जो पैराग्राफ है उसमें दिया है कम्युनिकेशन अमंग एनिमल्स इज एन इंटरेस्टिंग स्टडी। जो जानवरों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टडी है। बीज फॉर इंस्टेंस, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, हैव अ रिमार्केबल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। उनमें एक बहुत गजब का कम्युनिकेशन देखा गया है, आपने देखा भी होगा, वो एक लाइन में चलती हैं तो उनमें कुछ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ रहता है जिस वजह से वो ऐसा कर पाती हैं। मैंने बी डिस्कवर सॉक्स ऑफ नेक्टर, वो जो एक पर्टिकुलर नेक्टर होता है, स्मेल होती है, वो जब उसके सोर्स का उसको पता चल जाता है मधुमक्खी को, इट इन्फॉर्म्स द अदर बीज इन द हाइव। जो छत्ता होता है मधुमक्खी का छत्ता, उसमें एक स्पेशल डांस के थ्रू वो मधुमक्खी जिसको पता चल जाता है सोर्स ऑफ नेक्टर का, वो स्पेशल डांस के थ्रू उस छत्ते में दूसरी मधुमक्खियों को इन्फॉर्म कर देती है दैट देयर इज अ सोर्स ऑफ नेक्टर। द लोकेशन ऑफ द सोर्स इज कम्युनिकेटेड बाय द काइंड ऑफ द डांस। जो लोकेशन है सोर्स की वो उस डांस के टाइप से बताई जाती है उस मधुमक्खी द्वारा। द डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय द एंगल ऑफ द एक्सिस ऑफ डांस। तो इसमें एंगल भी होती है, देयर इज एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ द डांस, कि इस तरफ वो पर्टिकुलर पूरा कम्युनिकेट करके बता देती है डांस करके किस तरह का सोर्स ऑफ नेक्टर है और किस तरफ है, ये भी एंगल एक्सिस बना के ये बता देती है। एंड द अमाउंट ऑफ नेक्टर बाय द विगरसनेस ऑफ द डांस, और ये भी बता देती है कि कितना नेक्टर की क्वांटिटी क्या है, जो पुष्प रस है उसकी क्वांटिटी क्या है, कितनी है, ये भी उसकी जो जितना उसमें विगरसनेस होती है, उसके डांस में उत्साह जितना ज़्यादा होता है, उससे पता चल जाता है दूसरी मधुमक्खियों को कि कितना ज़्यादा नेक्टर अवेलेबल है। पुष्प रस, इसको शहद कहते हैं, पुष्प रस, जिससे पुष्प से, फूल से वो पुष्प रस निकाल के, नेक्टर निकाल के जिससे शहद बनाते हैं वो। तो उसके डांस की विगरसनेस से, उत्सुकता से ये भी पता चल जाता है, उत्साहिता से, कि कितना ज़्यादा नेक्टर अवेलेबल है। रिसेंटली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द सी क्रीचर्स टॉक। तो अभी रिसेंटली ये भी पता चला है कि जो समुद्री जानवर होते हैं वो भी बात करते हैं। डॉल्फिन्स एमिट अ डिस्टिंक्ट नॉइस टू हेल्प सीक हेल्प। डॉल्फिन्स जो हैं एक तरह की स्पेशल तरह की नॉइज़ निकालती हैं मदद के लिए। एंड स्टडीज़ हैव बीन अंडरटेकन टुवर्ड्स अचीवमेंट कम्युनिकेशन विद द एक्वेटिक एनिमल्स। तो और कुछ ऐसी स्टडीज़ भी हैं जो जो जलीय जीव हैं, जलीय स्तनधारी जीव, मैमल्स, एक्वेटिक मैमल्स, जिनमें शोध किए गए हैं उनके ऊपर कि वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं, और जो अभी भी चल रही हैं स्टडीज़। फिर अगला जो पैराग्राफ है वो बता रहा है उनके बारे में जो आदि मानव होते थे। वो संदेश भेजने के लिए प्रिमिटिव मैन ड्रू एंड पेंटेड। अब इसमें जो ऊपर वाले पैराग्राफ में ये जो वर्ड्स हैं इनके बारे में आप आराम से पढ़ सकते हैं, इनके अर्थ। एनिमल, इंटरेस्टिंग, बीज फॉर इंस्टेंस, रिमार्केबल, सिस्टम, डिस्कवर, नेक्टर, पुष्परस, लोकेशन, एक्सेस, दूरी, विगरसनेस, अति उत्साह, रिसेंटली, हाल ही में, ऑब्जर्व, देखा गया है। डॉल्फिन एक प्रकार की समुद्री मछली। एमिट छोड़ना, एक्वेटिक जलीय, मैमल स्तनधारी जीव, सोर्स स्रोत। अभी फोर्थ पॉइंट जो दिया गया है, फोर्थ पैराग्राफ, इसमें दिया गया है प्रिमिटिव मैन। इसमें आदि मानव जो दीवारों पे, गुफाओं पे चित्र बनाते थे अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, अपने मैसेज को बताने के लिए, उसके बारे में बताया गया है। वो साइन यूज़ करते थे, साइन और सिंबल, चिन्हों और संकेतों का प्रयोग करते थे। A man's knowledge expanded, राइटिंग बिकेम नेसेसरी इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। जैसे जैसे इंसान की नॉलेज बढ़ी, जो राइटिंग है, लेखन की क्रिया, वो ज़रूरी होती चली गई इन इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। फ्रॉम राइटिंग ऑन एनिमल टिश्यूज़, जानवरों के टिश्यूज़ पे, खाल पे या इन सब चीज़ों पे लिखने के
लिखने से लेके मैन मूव्ड ऑन टू यूजिंग पेपर फॉर राइटिंग ऑन फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ पेपर मेकिंग बाई चाइनीज अराउंड द 5th सेंचुरी BC। तो जो 5वीं सदी में जो चाइनीज़ लोगों ने पेपर बना दिया था, उसके बाद से, उसके पहले तो एनिमल के टिश्यूज़ पे लोग लिखते थे। जो प्रिमिटिव मैन थे, दे यूज टू राइट ऑन द एनिमल टिश्यूज़, बट आफ्टरवर्ड्स दे स्टार्टेड राइटिंग ऑन द पेपर दैट वाज डिस्कवर्ड बाय द चाइनीज़ इन द 5th सेंचुरी BC। तो जो 5वीं सदी में चाइनीज़ लोगों के द्वारा जो पेपर की डिस्कवरी करी गई थी, बेसिकली पेपर की डिस्कवरी वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, जो उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि राइटिंग वाज बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट ऑन द एनिमल टिश्यूज़। तो राइटिंग उस टाइम पे एनिमल टिश्यूज़ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो रही थी, तो उस टाइम की रिक्वायरमेंट हो गई थी दैट दे हैव टू डिस्कवर द पेपर। तो जो पेपर मेकिंग है फर्स्ट टाइम चाइना में इन्वेंट हुई थी 5th सेंचुरी BC में, 5वीं सदी BC में, 5वीं सदी ईसा पूर्व में, ईसा से भी 500 साल पहले। तो तब से फिर इंसानों ने जो है पेपर्स पे लिखना शुरू कर दिया। इन द मिडल ऑफ 15th सेंचुरी AD, अभी 15वीं शताब्दी में, अब से 500 साल पहले, द जर्मन प्रिंटर जोहान गुटेनबर्ग यूज द मूवेबल टाइप्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूरोप टू प्रिंट द बाइबल। तो जो जर्मन वैज्ञानिक थे जोहान गुटेनबर्ग ने पहली बार यूरोप में बाइबल लिखने के लिए प्रिंटर का उपयोग करा था। जब द प्रिंटर had been used for the first time in Europe by the Johann Gutenberg to write Bible। तो बाइबल को लिखने के लिए फर्स्ट टाइम पे जोहान गुटेनबर्ग ने 15वीं सदी में, ये जो अभी 500 साल पहले गई है, तब उन्होंने सबसे पहले प्रिंटर का यूज़ किया था। किस लिए यूज़ किया था? बाइबल को लिखने के लिए। द टेक्निक वाइडन द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग एंड लेड टू रेडिकल चेंजेस इन मैंस थिंकिंग एंड लिविंग। इस टेक्निक ने लर्निंग की अपॉर्चुनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और रेडिकल चेंजेस कर दिए लोगों के सोचने में और रहने में। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो वोकैबलरी है वो आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर वोकैब्स दिए गए हैं: प्रिमिटिव मैन, आदि मानव, ड्रू उकेरा, पेंटेड रंगा, केव वॉल्स, गुफा की दीवारें, कॉनवे भेजना, जो कन्वे करना, साइन प्रतीक, एक्सपेंडेड फैला, नेसेसरी आवश्यक, ट्रांसमिट भेजना, एनिमल टिश्यूज जानवरों की खाल तक। बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से भी पहले की जो टाइम था उसको बिफोर क्राइस्ट कहते थे। और एडी जो होता है एनोडोनी, जो अभी ईसवी चल रही है, ईसा पूर्व को कहते थे बिफोर क्राइस्ट, और ईसवी एनोडोनी जो ईसा के बाद का टाइम है उसको कहते थे एडी। ईसाई धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है उसका नाम है बाइबल। रेडिकल चेंजेस उल्लेखनीय, एकदम ड्रास्टिक चेंजेस, एनीथिंग दैट इज ड्रास्टिक इन नेचर can be called as radical. Anything that is drastic in nature can also be called as radical. So ये सब वोकैबलरी तो आप समझ ही गए होंगे। फिर आता है 5th पैराग्राफ। इसमें दिया गया है अर्ली मेथड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस included drum beats, fire smoke signals, instruments such as ram's horns। तो इसमें जो दिया गया है कि बहुत पुराने टाइम पे जो कम्युनिकेशन के मेथड थे, ढोल पीटने की आवाज़ों से कम्युनिकेट करते थे लोग, धुएं के सिग्नल से कम्युनिकेट करते थे। आपने कुछ मूवीज़ भी देखी होंगी जिनमें धुएं के सिग्नल से कम्युनिकेट किया जाता था। तो फिर जो भेड़ के सींग है उनसे भी कम्युनिकेट किया जाता था। तो ये पुराने टाइम पे ये तरीके होते थे कम्युनिकेट करने के। ड्यूरिंग द मिडल एजेस, मध्य युग में, होमिंग पिजन्स वर यूज्ड टू ट्रांसमिट मैसेजेस। जो पालतू जो कबूतर होते थे उनको एक जगह से दूसरे जगह पे संदेश भेजने के लिए यूज़ किया जाता था। उनके पैरों में बांध दिए जाते थे मैसेजेस, कुछ भी लिख के, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ मोर्स कोड बाय द
सैमुअल फिनले ब्रीज मोर्स ऑफ द यूएसए in 1837 टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो जो अमेरिका के सैमुअल फिनली ब्रीज मोर्स की जो मोर्स कोड की खोज की थी उन्होंने, उसके बाद से 1837 में जो टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन था वो एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया। बेसिकली टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन क्या था, जो तार द्वारा कम्युनिकेट करते थे, जो तार भेजते थे, पहले तार भेजने की जो मशीन होती थी टेलीग्राफ भेजने की, वो सैमुअल फिनले ब्रीज मोर्स ने के टाइम पे आई थी 1837 में। तो उसके बाद से बहुत रेडिकल चेंज आया कम्युनिकेशन के फील्ड में। द अमेरिकन फिजिसिस्ट Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876 which made oral communication over distances possible। तो जो बेसिकली जो तार वाले जो टेक्निक थी टेलीग्राफ की, उससे तो सिर्फ क्या आया, हम लिख के तार भेज पा रहे थे, बट देयर वाज अ रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। बट 1876 में इतना इतना बूम आ गया था कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, इतने चेंजेस आ गए थे व्हेन द अमेरिकन फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन इन 1876। जब उन्होंने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था 1876 में, जिन्होंने ओरल कम्युनिकेशन मतलब बातचीत को, सीधी बातचीत को बहुत दूर की डिस्टेंसेस पे पॉसिबल बना दिया था विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन की हेल्प से। तो जो फिर आए जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। तो इन्होंने क्या किया, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने 1887 में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी उनका आविष्कार किया, उनकी खोज की। तो इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, इनकी बेसिकली क्या एप्लीकेशन होती है कि इनमें तार की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब आपको तार नहीं लगाने पड़ते टू कम्युनिकेट। यू कैन कम्युनिकेट विदाउट द हेल्प ऑफ basically it is a wireless kind of communication, that is electromagnetic communication, that is done through the help of electromagnetic waves, and that has been invented in the first time in 1887 by the Heinrich Rudolf Hertz। तो जो जर्मन फिजिसिस्ट थे उनके द्वारा ये 1887 में इन्वेंट करी गई थी, और इससे रेडियो ट्रांसमिशन होती थी। सो वायरलेस टेक्नोलॉजी। फिर आगे मार्कोनी, ये इटालियन इन्वेंटर थे, ये जो रेस्पॉन्सिबल थे, इन्होंने खोज की थी रेडियो ट्रांसमिशन की, और वायरलेस टेलीग्राफी की खोज की थी हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज की थी, तो उससे वायरलेस टेक्नोलॉजी जो आई थी उसी की हेल्प से आई थी। तो जो मार्कोनी थे, द इटालियन इन्वेंटर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेंशन ऑफ रेडियो ट्रांसमिशन, इन्होंने रेडियो ट्रांसमिशन की खोज की थी। बाय 1920 सेवरल रेडियो स्टेशन बिगिन ट्रांसमिटिंग, बहुत सारे रेडियो स्टेशंस ने ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया था आइडियाज़ का और इन इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन 1926 में। द फर्स्ट रेडियो नेटवर्क नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी वाज फॉर्म्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जो सबसे पहला रेडियो नेटवर्क था उसको इस्टेब्लिश किया गया था यूएसए में, उसका नाम था द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ये आया था 1926 में, और 1920 में बहुत सारे रेडियो चैनल्स आ गए थे जिन्होंने ट्रांसमिशन शुरू कर दिया था। तो इसकी वोकैबुलरी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं सारी। इसमें कुछ ऐसी कोई स्पेशल वोकैबुलरी है नहीं। होमिंग पिजन संदेशवाह कबूतर, एग्जिस्टेंस अस्तित्व, ड्रम बीट्स ढोलकी थाप, रैम्स होर्न, नर भेड़ की सींग, सेवरल अनेक। फिर आ गया आपका ये छठा पैराग्राफ, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ पिक्चर कम्युनिकेशन हैज़ लेड टू द इन्वेंशन ऑफ टेलीविज़न। तो जो पिक्चर कम्युनिकेशन के फील्ड में जो डेवलपमेंट हुई, उसने टेलीविज़न का आविष्कार किया, उसकी वजह से टेलीविज़न को जन्म दिया गया, टेलीविज़न का आविष्कार हुआ। टेलीविज़न वाज एक्सपेंडेड वर्ल्ड वाइड, इसको पूरे विश्व में फैला ये टेलीविज़न।
जगह जगह। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ट्रांसमिट प्रोग्राम्स बिटवीन कॉन्टिनेंट्स। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स थे, जो मैं बता भी रहा था थोड़ी देर पहले आपको, जो उनकी हेल्प से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी सिग्नल्स को या आइडियाज़ को या मैसेजेस को ट्रांसमिट करना through the help of those communication satellites became possible. Before that, it was really not possible to transmit information for over over such a long distance, like in between continents. तो बेसिकली वो पॉसिबल नहीं था पहले कॉन्टिनेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन को इस तरीके से ट्रांसमिट कर पाना। दैट एक्चुअली बिकेम पॉसिबल आफ्टर कम्युनिकेशन, व्हेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। जब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एग्जिस्टेंस में आ गए उसके बाद जो पॉसिबल हो पाया। इवेंट्स कैन बी सीन एज दे हैपन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्लोज सर्किट टेलीविजन इज बीइंग यूज्ड। तो जो कुछ भी चीज़ें घटनाएं दुनिया में घट रही हैं वो आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स थ्रू योर टीवीज एंड ऑल दैट। जो क्लोज सर्किट टेलीविज़न है उसका इस्तेमाल बैंकों द्वारा उसको बैंकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है चेक वगैरह की पहचान के लिए, और एयरलाइंस में जो प्लेन्स होते हैं उनकी जो प्रेजेंट फ्लाइट इन्फॉर्मेशन होती है उसको जानने के लिए डॉक्टर्स द्वारा यूज किया जाता है उसका। क्लोज सर्किट टेलीविज़न का सर्जिकल ऑपरेशन के टाइम पे आपने देखा होगा जो बॉक्स सा रखा रहता है जिसमें वो देखते रहते हैं क्या हो रहा है ऑपरेशन करते टाइम। द रिसेंटली is capable developed laser is capable of transmitting a large number of messages on a single beam of light। जो रिसेंटली जो लेज़र टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है वो एक सिंगल बीम में इतने सारे मैसेजेस को ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी रखती है कि बहुत सारे, उसमें एक ही जगह पे बहुत सारे मैसेजेस को एक साथ भेजा जा सकता है विद दैट लेजर टेक्नोलॉजी, विद द सिंगल बीम ऑफ लाइट, एक सिंगल बीम के थ्रू बस। द कंप्यूटर एंड वीडियो टेप रिकॉर्डर विच आर यूजफुल टू स्टोर रिट्रीव ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो कंप्यूटर है या वीडियो टेप रिकॉर्डर है उनकी हेल्प से आप सूचना को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वापस उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और इसकी ये एकदम ही नई टेक्नोलॉजी है, एकदम द लेटेस्ट वन, कंप्यूटर एंड वीडियो टेप। इसके बाद फिर आ गई है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी। तो वो एकदम ही लेटेस्ट है। फिर इसके बारे में कुछ वर्ड्स जो दिए गए हैं इसमें, कैब्स जो दी गई हैं, डेवलपमेंट, पिक्चर, इन्वेंशन, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, इवेंट्स, डेमोन्स्ट्रेशन, कैपेबल, रिट्रीव, इन सब को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ईजी है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। बाकी एक बार मैंने आपको समझा ही दिया है उसका मीनिंग पूरा इंग्लिश में। फिर अगला 7वां जो पैराग्राफ है इसमें जो दिया गया है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर इंडीड अ बून टू द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये एक वरदान है एक तरीके से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं। इट्स द मोस्ट लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं तो ये एक वरदान की तरह देखा जा रहा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में। एनी अर्थ ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट दैट प्रोवाइड्स रेडियो, टेलीविजन एंड facile communication between points on the surface of the earth is a communication satellite। तो बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता क्या है, जो पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर काट रहा है कोई भी अंतरिक्ष यान जो रेडियो, टेलीविज़न या वैसे किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है,
इज़ बेसिकली व्हाट इज़ कॉल्ड अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। उसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं, जो जो पृथ्वी के साथ चारों ओर एक कक्षा में चक्कर लगा रहा है। दे आर पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और एंड एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ऐसे पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी हैं और एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी हैं। बेसिकली व्हाट आर पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स? पैसिव communication satellites are those satellites that basically just don't work, जो निष्क्रिय हैं और कुछ सक्रिय हैं। दे आर एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। जो पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो सिर्फ रेडियो सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं इन मच द सेम वे एज मिरर रिफ्लेक्ट्स लाइट। जैसे आप किसी शीशे पे लाइट डालते हो और उसके वापस वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहीं दीवार पे या किसी चीज़ पे लगती है, रिफ्लेक्शन जो होता है शीशे से, तो बेसिकली वैसा ही काम करते हैं पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। बट एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या करते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर एंड से इंफॉर्मेशन जो से ट्रांसमिट हुई है उसको रिसीव भी करते हैं और उसी इंफॉर्मेशन को फिर दूसरे एंड पे जहाँ रेसिपिएंट है या रिसीवर लगा है वहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को जो उन्होंने ट्रांसमीटर से ली है, इंफॉर्मेशन रिसीव करी है, उसको ट्रांसमिट भी करते हैं रेसिपिएंट के एंड पे जहाँ रिसीवर लगा हुआ है। दे आर बेसिकली कॉल्ड एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। और जो पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं उनमें कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या रेडियो एंटीनाज नहीं लगे होते हैं। अमेरिकन सैटेलाइट जो है इको 1 और 2 जो 1960 में लॉन्च किए गए थे वो पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। एक्टिव जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं वो मैंने बता ही दिया आपको, ग्राउंड पे ट्रांसमिटिंग स्टेशन से सिग्नल रिसीव करते हैं और उसको फिर ट्रांसमिट करते हैं रिसीविंग स्टेशंस पे, जो ग्राउंड पे रिसीविंग स्टेशंस लगे हुए हैं। तो एक जगह से ग्राउंड पे ही इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को अंतरिक्ष में कहीं पे जहाँ पे वो सैटेलाइट्स हैं आउटसाइड आर अर्थ, वहाँ पे जो सैटेलाइट्स हैं वो एक्टिव सैटेलाइट्स उस इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। देन दे ट्रांसमिट दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन टू सम अदर प्लेस ऑन द ग्राउंड। वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है और वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन डिकोड होती है। तो दे आर व्हाट आर कॉल्ड active communication satellites. The electrical power for reception and transmission is obtained from the solar cells on the satellites. जो इनको जो चलाने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो उपग्रहों को चलाने के लिए, संदेश प्रेषण के लिए और ग्रहण के लिए, जो मतलब मैसेजेस को डिकोड और एनकोड करने के लिए या रिसीव करने के लिए जो सैटेलाइट्स पे ऊर्जा जो प्राप्त होती है, जो वो ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो सोलर ऊर्जा होती है, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है। तो ये जो जिस ऊर्जा पर रन करते हैं, जिस एनर्जी पर रन करते हैं, दैट इज़ बेसिकली द सोलर एनर्जी। होप यू गेट all the all the points clear, and if not then you can let me know in the comments and I will try to specifically clear any particular point that you didn't get. So okay, thank you, bye. That's pretty much all for today. Bye.